हेलो एवरीवन। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे प्रीवियस डिस्कशन में कश्मीर के मुद्दे की। जो जहां तक हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था उतना फर्स्ट चैप्टर में भी हम लोग देख चुके हैं। थोड़ा सा बस हमने शेख अब्दुल्ला, आर्टिकल 370 और यूनाइटेड नेशंस ने जो 3 पॉइंट रेजोल्यूशन प्रपोज करा था कि भारत और पाकिस्तान में आपसी समझौता अगर होना है तो उसके लिए दोनों देशों को प्रोसीड कैसे करना चाहिए। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्प्यूट्स, यानी कि कश्मीर एज अ रीजन को जो प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कंप्लीटली कि पाकिस्तान टोटल तरीके से एक नाक में दम कर देने वाला एक हिस्सा है कश्मीर के मुद्दे पर, और हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि हमारे देश से एक एक चीज है या कुछ चीजें ऐसी है जिसकी वजह से कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं हो पाता। कश्मीर पर दो फ्रंट के चैलेंजेस एक साथ खेले जाते हैं। एक्सटर्नल डिस्प्यूट्स, एक्सटर्नल चैलेंजेस कुछ हैं और कुछ इंटरनल चैलेंजेस हैं। यहां पर जो एक इंटरनल चैलेंज माना जाता था अभी तक, आपको थोड़ा सा अपना टेक्स्ट चेंज करके लिखना पड़ेगा, बिकॉज यहां पर थोड़ी चीज अपडेटेड नहीं है इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 370। अब आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता, और अब एक जम्मू एंड कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है अलॉन्ग विद लद्दाख, यानी कि यूनियन टेरिटरी है, अब वो स्टेट नहीं है। तो जब से राजनीति शुरू हुई है जम्मू एंड कश्मीर की, महाराजा हरि सिंह के मरने के बाद और शेख अब्दुल्ला का कश्मीर में चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, तो कशिश, मैंने इनको प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ाया था कि आर्टिकल 370 के अंतर्गत जब चलता था वो कश्मीर के अंदर, और शुरू में आज़ादी के बाद जब कश्मीर में एक सेपरेट उनका कॉन्स्टिट्यूशन था, अगर कोई भी पर्सन कशिश चीफ मिनिस्टर बनेगा ना कश्मीर का, तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर के लिए टर्म यूज होती थी वजीर आजम। ठीक है, वजीर आजम। अब कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर जो है, वो एक कंट्रोवर्शियल हिस्सा रहा है हमारे देश का, हम इसमें डिनाई नहीं कर सकते। यहां पर जो कन्फ्लिक्ट आए हैं वो एक्सटर्नल नेचर के भी आए हैं और कुछ इंटरनल रीजंस की वजह से भी आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल रीजंस की। एक्सटर्नली हम जानते हैं एक ही नाक में दम कर देने वाली कंट्री है, जिसकी वजह से कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट नहीं बन पाता। पाकिस्तान शुरू से ये क्लेम करता हुआ है जो कश्मीर वैली है वो हमेशा से पाकिस्तान का पार्ट होना चाहिए। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था, पाकिस्तान ने 1947 में जब महाराजा हरि सिंह जो थे यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर को एज अ प्रिंसली स्टेट चला रहे थे, तो पाकिस्तान ने एक ट्राइबल इन्वेजन रेस करी थी, स्पॉन्सर करी थी, ताकि कश्मीर को वो अपना इंटीग्रल पार्ट बना सकें। जब भारत की आर्मी ने इंटरवीन करा और इस पाकिस्तानी स्पॉन्सर ट्राइबल इन्वेजन को रोक दिया कश्मीर में घुसपैठ करने से, लेकिन उस दौरान हुआ क्या, कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के अंतर्गत आ गया, पाकिस्तानी कंट्रोल के अंतर्गत आ गया। इंडिया इस हिस्से को यह क्लेम करता है कि ये जो एरिया है ये पाकिस्तान के पास इलीगली है, जिसको बोला जाता है इंडिया के द्वारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान के पास जो हिस्सा कश्मीर का चला गया है उसको पाकिस्तान पीओके नहीं बोलता, उस हिस्से को पाकिस्तान बोलता है आजाद कश्मीर। 1947 के बाद से ही, सिंस 1947, कश्मीर एक मेजर इशू रहा है कन्फ्लिक्ट का इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसकी वजह से आजादी के जस्ट इमीडिएटली बाद महाराजा हरि सिंह और सारे मुद्दों की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट इंडो पाक वॉर लड़ा गया था ऑफ 1947 टू 48। अब ये तो हो गया एक्सटर्नल एक रीजन कि कश्मीर की नाक में दम कर देने वाला कौन सा एक रीजन एक्सटर्नली। इंटरनल एक रीजन की बात करते हैं। इंटरनली देयर वॉज अ डिस्प्यूट, अब मैं इज नहीं कह रहा, देयर वॉज कह रहा हूं मैं, क्योंकि आर्टिकल 370 अब तो रहा नहीं। कश्मीर के स्टेटस को लेकर एक डिस्प्यूट होता था विद इन इंडियन यूनियन, आर्टिकल 370 और 371 के अंतर्गत, जिसमें से ज्यादा कंट्रोवर्शियल आर्टिकल 370 को माना जाता है। जो स्पेशल स्टेटस जो था, ऐसा नहीं है आर्टिकल 370 को लेकर सबके एक सिमिलर से ओपिनियन थे। दो तरह के रिएक्शंस, दो तरह के ओपिनियन सबके उभर कर आते थे जब आर्टिकल 370 की बात होती थी। देयर वाज अ सेक्शन ऑफ पीपल आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर जिसका यह मानना था कि ये जो कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया अंडर आर्टिकल 370, जिसके तहत उनका खुद का फ्लैग,
खुद का नेशनल एंथम, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, और पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी लॉ बनेगा तो वहां की विधानसभा उसे पास करेगी, तब वो लॉ या कानून मान्य होगा कश्मीर में। ये चीज ये दिखाता है कि जब हम इक्वालिटी या फिर इंडिया एज अ यूनियन की बात करते हैं, ये 370 जो है कश्मीर को इंडिया के साथ, इंडिया एज अ नेशन स्टेट के साथ फुली इंटीग्रेट होने से रोकता है, इसकी फुल इंटीग्रेशन को रोकता है, तो इसे रिवोक कर देना चाहिए। ये सेक्शन ये मानता था कि 370 को रिवोक कर देना चाहिए और जम्मू एंड कश्मीर को कोई स्पेशल स्टेटस नहीं मिलना चाहिए किसी भी आर्टिकल के अंतर्गत। और यहां पर जो स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को मिला है, ये सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये मानते थे कि ये कुछ ज्यादा ही है, इतना भी नहीं होना चाहिए। अब जो दूसरे सेक्शन थे मोस्टली, अब जो जिन्होंने बोला कि 370 को हटा दो, वो तो कश्मीर के बाहर से बोलते थे, जो कश्मीर में नहीं रहते थे। कश्मीरीज का क्या मानना था? कश्मीरीज का यह मानना था जितनी आजादी और जिस जिस चीज की लिबर्टी और फ्रीडम आर्टिकल 370 के अंतर्गत कश्मीर को मिली थी, ये इनफ नहीं है। कशिश देख रहे हो जरा, मतलब इतना भी काफी नहीं है इनके लिए। वो ये बोलते थे हमारे 3 मेजर कंसर्न्स रह गए हैं जिसको भारत सरकार को रिजॉल्व करना चाहिए। सबसे पहला कंसर्न जो हमें प्रॉमिस करा गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के टाइम पर, द प्रॉमिस दैट एक्सेशन विल बी रेफर्ड टू द पीपल ऑफ द स्टेट आफ्टर द सिचुएशन क्रिएटेड बाय द ट्राइबल इन्वेजन वॉज नॉर्मलाइज, कि यानी कि जब हम फुली तरीके से इंटीग्रेट हो जाएंगे तो हमसे पूछा जाएगा कि हमें क्या क्या, हमारी क्या क्या डिमांड है, हमें और क्या क्या सहूलियत यहां पर चाहिए है। इस प्रॉमिस को आज तक फुलफिल नहीं करा गया। यहां पर एक डिमांड भी जनरेट हुई है प्लेबिसाइड की, लेकिन जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था, यूनाइटेड नेशंस खुद भी बोलता है कि प्लेबिसाइड यहां पर होना चाहिए। यूएन का खुद भी मानना है कि प्लेबिसाइड होना चाहिए, लेकिन दोनों की दोनों कंट्रीज डरती हैं यहां पर प्लेबिसाइड करवाने से, बिकॉज ये जो वोटिंग होगी ये फाइनल होगी। कशिश, प्लेबिसाइड एक ऐसी वोटिंग है यहां पर जो कि यूएन का कहना है कि करवानी चाहिए, कि यहाँ के लोग वोट करेंगे और वो डिसाइड कर लें कि उनको पाकिस्तान के साथ रहना है, इंडिया के साथ रहना है या फिर ऑटोनॉमस रहना है। लेकिन किसी की दम नहीं है ये एक प्लेबिसाइड करवाने की, बिकॉज ऐसा नहीं होगा फिर इस प्लेबिसाइड में जो भी वोटिंग मतलब हुई और जो भी रिजल्ट निकल कर आया कि नहीं ये गलत है, इसमें धांधलेबाजी हुई है, ठीक है। सेकेंडली, देयर वॉज अ फीलिंग डैट जो स्पेशल स्टेटस, जो फेडरल स्टेटस दिया गया है स्पेशल तरीके से आर्टिकल 370 के अंतर्गत कश्मीर को, दिस हैज बीन इरोडेड इन प्रैक्टिस। ये लोकल कश्मीरीज कह रहे हैं कि जो लिखा है वो थ्योरेटिकली ठीक है, प्रैक्टिकली नहीं होता। मतलब कश्मीरीज का ये कहना है इस वाले पॉइंट पर, बाहर के लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि हमें ग्रेटर ऑटोनॉमी मिल रखी है, कश्मीर एक बहुत स्पेशल स्टेटस एंजॉय करता है। उनका ये कहना है ये चीज थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में सही है, प्रैक्टिस में ये चीज नहीं होती है। सुनने के लिए ठीक है। इस वजह से जो कश्मीरी पॉपुलेशन है, दे डिमांड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ऑटोनॉमी या फिर दे डिमांड ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी। आर्टिकल 370 में जो पावर्स दी गई हैं कश्मीर को, उनसे भी ज्यादा पावर की डिमांड इस वजह से उठती है। तीसरा इशू, तीसरा ग्रीवांस, ऐसा माना गया था कि जो डेमोक्रेसी है जो पूरे भारत में प्रैक्टिस होती है, वो सिमिलर तरीके से लोकतंत्र जो है वो कश्मीर का इंटीग्रल पार्ट बनाया नहीं गया। जिस प्रकार का लोकतंत्र या जिस लोकतंत्र के लिए भारत जाना जाता है, कश्मीर में वो लोकतंत्र मिसिंग है, वो डेमोक्रेटिक एलिमेंट मिसिंग है। ये कश्मीरीज का कहना है। अब हम जानते हैं राजनीति क्या हुई इन सब मुद्दों को लेकर सिंस 1948। आफ्टर टेकिंग ओवर एज प्राइम मिनिस्टर, कशिश मैंने अभी आपको बताया प्राइम मिनिस्टर देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आफ्टर टेकिंग ओवर एज चीफ मिनिस्टर बेसिकली, लेकिन आर्टिकल 370 के अंतर्गत ये टाइटल यूज हो रहा है प्रधानमंत्री का, और प्रधानमंत्री ना बोलकर इसको बोला जाता था वजीर आजम, वजीर ए आजम। आफ्टर टेकिंग ओवर एज प्राइम मिनिस्टर, शेख अब्दुल्ला, मतलब ये आपको काट के लिखना नहीं है कभी भी, मतलब मैंने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया है, ये चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है, टाइटल यूज होता है पीएम। शेख अब्दुल्ला ने मेजर लैंड रिफॉर्म्स इनिशिएट करे कश्मीर रीजन में, और कुछ दूसरी पॉलिसीज जिससे ऑर्डिनरी लोगों को मदद मिली।
लेकिन हुआ क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट जो अभी तक, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन, कांग्रेस, कांग्रेस जो अभी तक सपोर्ट कर रही थी शेख अब्दुल्ला को, शेख अब्दुल्ला और इनके बीच में अब कुछ डिफरेंसेस आएंगे, क्योंकि शेख अब्दुल्ला की कुछ एक पोजीशन आ पड़ी थी, उसने एक रुख मोड़ लिया था कश्मीर के खिलाफ, कश्मीर के स्टेटस के खिलाफ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको डिसमिस कर दिया, शेख अब्दुल्ला को, उसकी सरकार को 1953 में, और इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत रखा गया फॉर वेरियस ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। शेख अब्दुल्ला के बाद, अब ये तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में चले गए थे, इनके बाद जो भी लीडरशिप आई वजीर आजम बनने के लिए, आज जिनकी सरकार थी, जनता उनके रूल से सेटिस्फाइड नहीं थी। फर्दर जो लीडरशिप आई, फ्यूचर जो लीडरशिप आई शेख अब्दुल्ला के बाद, जो लोग आए, जो चीफ मिनिस्टर बने, जनता उनको सपोर्ट नहीं करती थी, ठीक है, एंड वॉज नॉट एबल टू रूल द स्टेट मेनली ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ द सेंटर। अब सेंटर का अगर सपोर्ट नहीं था तो कश्मीर में कोई सरकार टिकी भी नहीं रह सकती। ऐसा माना जाता था, जब भी कश्मीर में इलेक्शंस होते थे, सबका ये कहना था, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये कहना था, इलेक्शन एक्सपर्ट्स का ये कहना था, इलेक्शन टीम का ये कहना था कि यहां पर काफी ज्यादा माल प्रैक्टिसेस और धांधलेबाजी होती है चुनाव के दौरान। 1953 से लेकर 1974 तक जो पॉलिटिक्स रही है कश्मीर के अंदर, कांग्रेस पार्टी ने जम्मू एंड कश्मीर की राजनीति में काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि पार्टी थी शेख अब्दुल्ला की, अब शेख अब्दुल्ला को जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट करती रही, यानी कि कांग्रेस जब तक सपोर्ट करती रही, तब तक तो वो वजीर आजम रहे। लेकिन एक टूटी फूटी अब एक नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तो थी, लेकिन उस पार्टी में से अब कांग्रेस क्योंकि चिढ़ गई थी, और कांग्रेस थी सेंट्रल गवर्नमेंट पर, माइनस शेख अब्दुल्ला का मतलब यह कि अब वो शेख अब्दुल्ला को तो कैसे भी सपोर्ट नहीं करेंगे कि वो पावर में रहे। कुछ टाइम के लिए कांग्रेस ने सपोर्ट करा इनको, ठीक है, वो पावर में रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में रही कांग्रेस के सपोर्ट से। लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी वो वाली बात नहीं रह गई थी, क्योंकि पार्टी की मेन बात नहीं होती है, बात होती है पार्टी का लीडर कौन है। शेख अब्दुल्ला को तब तो सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थी कांग्रेस, तो कांग्रेस ने बोला हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो पार्टी जो कि जेएनके में बैठती थी, शेख अब्दुल्ला की पार्टी। तो कांग्रेस ने बोला कि शेख अब्दुल्ला नहीं होंगे तो हम इस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस ने एक्टिव सपोर्ट दिया भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुछ टाइम के लिए, बट लेटर इट मर्ज विद द कांग्रेस। It remained in power with the active support of the Congress for some time, but later it merged with the Congress. अब कांग्रेस के साथ जब मर्जिंग हो गई नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो कांग्रेस ने थोड़ी बहुत चालाकी पॉलिटिकल टर्म्स में इस प्रकार से करी। कांग्रेस ने कहा जब नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे साथ मर्ज हो ही गई है, तो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहां पर एक पावर क्यों दें सत्ता चलाने की। हम डायरेक्ट कंट्रोल बनाकर गवर्नमेंट को चला सकते हैं स्टेट के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और जो भी चेंजेस कांग्रेस को लाने थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थ्रू ना लाकर जब खुद की सरकार होगी तो ज्यादा आसानी से आ सकते हैं चेंजेस। और बीच बीच में हो क्या रहा था, शेख अब्दुल्ला के साथ जो भारत सरकार की जो नाराजगी थी, मेनली कांग्रेस की जो नाराजगी थी, टेबल कुर्सी पर बैठकर इनके साथ बात चल रही थी शेख अब्दुल्ला के साथ भारत सरकार की। जो कॉन्स्टिट्यूशन था जम्मू एंड कश्मीर का अंडर आर्टिकल 370, जेएनके का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की बात नहीं हो रही यहां पर, एक यहां पर प्रोविजन चेंज करा गया 1965 में। यहां पर ये बोला गया देखो, जो यहां पर पर्सन लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी होगा विधानसभा के अंदर, सबसे पहले तो वो अपनी औकात में आ जाए। औकात में कैसे, ये प्राइम मिनिस्टर जो टर्म है ये यूज करना छोड़ दो। जम्मू एंड कश्मीर के संविधान के अंदर ये संशोधन करा गया, ये चेंज करा गया 1965 में। कांग्रेस जो चिड़ी हुई थी, कांग्रेस की बात मान ली शेख अब्दुल्ला ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, और भी लीडर्स ने,
और 1965 में जम्मू एंड कश्मीर का जो पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन था आर्टिकल 370 के अंतर्गत, उसके प्रोविजन के अंदर एक संशोधन करा गया कि जो प्राइम मिनिस्टर की जो टर्म यूज होती है चीफ मिनिस्टर के लिए, बाकी राज्यों में क्योंकि मुख्यमंत्री टर्म यूज होती है तो आप मुख्यमंत्री टर्म ही यूज करोगे। तो आपको अगर कल को अलग अलग पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि 65 मतलब ऐसा कौन सा साल था या फिर कब ऐसा हुआ कि वजीर आजम और प्रधानमंत्री की जो टर्म्स थी फॉर द चीफ मिनिस्टर ऑफ JNK ये अबॉलिश हो गई, जबकि आर्टिकल 370 तो अभी हटा है 2019 में, तो ये टर्म कब अबॉलिश हो गई? 1965 में। आप इसको 1965 इंडो पाक वॉर से याद रख सकते हो। अकॉर्डिंगली जो पहले चीफ मिनिस्टर बने, अभी यहां पर ऐसा क्यों बोला जा रहा है पहले चीफ मिनिस्टर? क्योंकि अभी तक जो टर्म यूज होती थी वो होती थी प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम। इस अमेंडमेंट के बाद जो पहले चीफ मिनिस्टर बने वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही थे। अब आपको पता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी मर्ज हो गए थे दोनों, नेशनल कॉन्फ्रेंस JNK की और कांग्रेस पार्टी को तो आप जानते ही हो। तो यहां पर जो पहले चीफ मिनिस्टर बने उनका नाम था गुलाम मोहम्मद सादिक। गुलाम मोहम्मद सादिक ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे एंड ही बिकेम द फर्स्ट CM ऑफ JNK आफ्टर इट्स पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन इन 1965, जहां पर प्राइम मिनिस्टर की टर्म को रिप्लेस कर दिया गया। अब डेजिग्नेशन आ गई थी चीफ मिनिस्टर। 1974 के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक एग्रीमेंट साइन करा शेख अब्दुल्ला के साथ, और शेख अब्दुल्ला इंदिरा गांधी जी को कन्विंस करने में केपेबल रहे, और इंदिरा गांधी जी ने टेबल कुर्सी पर बैठकर जो उनसे बात करी, इनकी बातों को समझा और इनको बनाया गया चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। जब शेख अब्दुल्ला वापस आए सत्ता में 1974 में इंदिरा गांधी जी के सपोर्ट से, और जब वो मुख्यमंत्री बने वहां के, ही रिवाइव्ड द नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो पार्टी कहीं छुप कर रह गई थी, दब कर रह गई थी। जम्मू एंड कश्मीर की पहचान, शेख अब्दुल्ला के खून में बसने वाली पार्टी, उसको रिवाइव करा गया। और जब असेंबली इलेक्शंस हुए, वहां की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस यानी कि विधानसभा के जब इलेक्शंस हुए, तो दिस पार्टी वॉज इलेक्टेड विद मेजोरिटी, और ये चुनाव हुए थे 1977 में। शेख अब्दुल्ला जी की मृत्यु हो जाती है 1982 में, और जो लीडरशिप थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो इनके बेटे के हाथ में जाती है, फारूक अब्दुल्ला, और फारूक अब्दुल्ला भी बनते हैं CM। लेकिन बाद में फारूक अब्दुल्ला और उनकी सरकार को डिसमिस कर दिया गया गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर के द्वारा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी वो भी एक ऐसी पार्टी थी जो कि नंबर ऑफ पार्टी से मिलकर बनी हुई थी। तो एक ब्रेक अवे फैक्शन मतलब एक छोटा सा दल जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग हो गया था, जब इनकी सरकार को डिसमिस कर दिया गया, फारूक अब्दुल्ला की सरकार को, तो वो ब्रेक अवे फैक्शन इट केम टू पावर फॉर अ ब्रीफ पीरियड। अब आपको पता है कि गवर्नर कभी भी अपने मन से ऐसे सरकार को डिसमिस नहीं करता। ये सरकार को ऐसे डिसमिस नहीं करा जाता गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। गवर्नर किसका एजेंट होता है? गवर्नर किसका एजेंट होता है? सेंटर का। और गवर्नर क्या बोलकर डिसमिस करता है कभी भी राज्य की सरकार को कि स्टेट मशीनरी क्या कर गई थी? कोलैप्स कर गई थी। और वो इनवाइट करता है प्रेसिडेंट को कि यहां पर आके क्या लगा दो, अंडर आर्टिकल 356। वेरी गुड। जो फारूक अब्दुल्ला की जो सरकार थी उसका जो डिसमिसल हुआ ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ द सेंटर। आप समझ गए, ये इंटरवेंशन ऑफ द सेंटर वाला पॉइंट समझाने के लिए मैंने ये सब बोला आपको। आर्टिकल 356 के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ने कशिश क्या करवाया, वहां के राज्यपाल को बोला कि तुम इस बिहाफ पर के वहां की स्टेट मशीनरी फेल कर गई है, तुम वहां पर प्रेसिडेंट रूल इनवाइट करवा दो, आर्टिकल 356 के अंतर्गत। इसकी वजह से कश्मीर के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ काफी नाराजगी जाहिर करी गई कश्मीरियों के द्वारा।
अब क्या हुआ, जो इंदिरा गांधी जी के बीच में और शेख अब्दुल्ला के बीच में जो ये अकॉर्ड साइन हुआ था ना, समझौता, ये अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि आप कहोगे अब शेख अब्दुल्ला तो रहे नहीं, लेकिन बेटा तो उन्हीं का था ना सरकार में, कशिश है ना, फारूक अब्दुल्ला, और पार्टी भी अभी तक वो चल रही थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। कश्मीर के लोकल लीडर्स को और कश्मीरी पॉपुलेशन को एक चीज समझ में आ गई, सबके अंदर एक जो फीलिंग थी, ये चीज जस्टिफाई हो गई कि जो सेंटर है ना, इट इज इंटरवीनिंग इन द पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट। बेफालतू में कांग्रेस जो है वो नो स्पोक कर रही है स्टेट के अंदर, स्टेट की पॉलिटिक्स के अंदर। और ये चीज फर्दर स्ट्रेंथन हो गई। बाद में क्या हुआ, थोड़ा टाइम जो है चीजें आगे बढ़ती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 1986 के अंदर जब उनको कोई रास्ता समझ में नहीं आया कि ऐसे तो सरकार चल नहीं सकती, कांग्रेस ये चाह रही है कि हम उसके साथ मर्ज हो जाएं और फिर से चीफ मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी से ही हो, ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1986 में एक समझौता करा कांग्रेस के साथ फिर से कि लेट्स एंटर इनटू एन इलेक्टोरल अलायंस। इलेक्शन जो है हम कॉमन साथ में मिलकर लड़ेंगे, यानी कि रूलिंग पार्टी जो सेंटर में है उसके साथ मिलकर लड़ेंगे। आपकी सहमति के बिना हम स्वीकार करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। अब क्या हुआ, जब ये पूरा का पूरा माहौल चल रहा था, 1987 के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस होते हैं। ऑफिशियल रिजल्ट्स ये शो करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस थंपिंग मेजॉरिटी से जीतती है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी अभी वो किसके साथ अलायंस में थी, कांग्रेस के साथ। और नेशनल कॉन्फ्रेंस किसकी पार्टी, अब्दुल्ला फैमिली की। तो ऑफिशियल रिजल्ट शो दैट मैसिव विक्ट्री ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस की अलायंस जो बनी थी उसके साथ। और फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला की तो मृत्यु हो चुकी है, फारूक अब्दुल्ला जिससे शुरू शुरू में कांग्रेस नाराज हो गई थी, उनकी गवर्नमेंट को डिसमिस करवा दिया गया था, इनको दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन ऐसा भी माना गया कि ये जो रिजल्ट्स हैं ये जनता की रियल चॉइस को नहीं दर्शाते थे। और सारा का सारा जो इलेक्टोरल प्रोसेस था, बड़े सारे लोगों का ये मानना था, जो लोगों ने आरोप लगाया कि इस इलेक्शंस में भी धांधलेबाजी हुई है। तो कशिश ऐसे कोई इलेक्शंस बचे हैं यहाँ पर जिसमें धांधलेबाजी नहीं हुई हो? करवाई क्यों रहे हो फिर इलेक्शंस? जनता का गुस्सा जो था वो ऑलरेडी, उनका खून जो था जनता का वो खौल रहा था, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन जो थी जनता को ये समझ में आ रहा था, हर एक सरकार, हर एक मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है। सबकी एक ही भूख है, सत्ता में आने की, मुख्यमंत्री बनने की, एक एक दूसरे को डिसमिस करने की। सबका लालच यही है। और ये बार 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 बिन पैंदे के लोटे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले। सेंटर के साथ जाके कांग्रेस के साथ सिर्फ सत्ता में आने के लिए कभी मर्ज हो जाते हैं, कभी उनसे नाराजगी जाहिर कर लेते हैं, फिर अकॉर्ड साइन कर लेते हैं, फिर नाराजगी जाहिर कर लेते हैं। मतलब कुल मिलाकर जनता को ये दिख रहा था कि थूक चाटने से कम नहीं है ये सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, कि यहां के लीडर्स को थूक चाटने का शौक है। अब इसकी वजह से हुआ क्या, यहां पर एक प्रकार से एक पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया कश्मीर के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट की काफी ज्यादा दखल अंदाजी लोगों को दिख रही थी। दिस जनरेटेड अ पॉलिटिकल क्राइसिस इन कश्मीर, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन इंसर्जेंसी बॉर्न हो गई कश्मीर के अंदर। अब इंसर्जेंट्स क्या करते हैं, इंसर्जेंट्स का रोल क्या होता है और कौन होते हैं इंसर्जेंट्स? जिनका प्यार खत्म हो जाता है अपने देश से, राइट? और वो कैसे भी करके उस रीजन को
एक सेपरेट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस देना चाहते हैं, चाहे फिर वो प्रोविंस यानी कि राज्य की टर्म्स में हो या फिर कंट्री की टर्म्स में, उनकी ये डिमांड होती है। यानी कि ये कोई ऐसी बात है जैसा कि चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि घर का मेंबर ही रूट किया हो। बाय 1989 जो पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर का जो राज्य था वो मिलिटेंट मूवमेंट की चपेट में आ गया। अब मिलिटेंट होते हैं कशिश उग्रवादी, और ये पूरा का पूरा मुद्दा सेपरेट कश्मीर नेशन के लिए उभर रहा था, ये उठ रहा था। सेपरेट कश्मीर नेशन मतलब क्या? जो इंसर्जेंट्स हैं उनको मॉरल सपोर्ट, मटेरियल सपोर्ट और मिलिट्री सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा था? ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान। अब जब उथल पुथल इतनी ज्यादा मचने लग गई जम्मू एंड कश्मीर के राज्य में, तो बहुत सारे सालों तक द स्टेट वॉज अंडर प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट रूल से भी ज्यादा इफेक्टिवली इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द आर्म फोर्सेस। और इसी के बाद यहीं से 1990s के टाइम से सबसे ज्यादा आपको आर्म्ड फोर्सेस कश्मीर में तैनात देखने को मिलेंगी हमारे देश के अंदर। थ्रू आउट द पीरियड फ्रॉम 1990 जम्मू एंड कश्मीर में एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी वॉयलेंस देखने को मिलता है सबको। यहां पर कॉन्टिन्यूसली भिड़प होती रहती थी इंसर्जेंट्स की और आर्मी वालों की, बड़ी सारी जानें भी गई। इन सब के बीच में 1996 के अंदर विधानसभा के इलेक्शंस भी हुए, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अगेन लेड बाय फारूक अब्दुल्ला इट केम टू पावर। और ये जो सरकार थी, ये तो कोई बाहर का बंदा नहीं है फारूक अब्दुल्ला। ये कोई नए बार तो सत्ता में बैठ नहीं रहे, पहली बार तो चीफ मिनिस्टर बन नहीं रहे। जैसे ही पावर में आए इन्होंने भी डिमांड शुरू कर दी फॉर रीजनल ऑटोनॉमी फॉर जम्मू एंड कश्मीर। जब इनका टर्म खत्म हुआ, इलेक्शंस हुए राज्य में इन 2002, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बारी मेजॉरिटी नहीं जीत पाई, और कांग्रेस और दूसरी पार्टी। अब एक बात बताओ जरा कशे मुझे, जब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस आने के बाद, फारूक अब्दुल्ला की सरकार बनने के बाद, जब ये डिमांड कर रहे हैं रीजनल ऑटोनॉमी की कि जम्मू एंड कश्मीर को और ज्यादा ऑटोनॉमी देनी चाहिए, उसको एक सेपरेट नेशन के अंदर कन्वर्ट कर दो, नेशन स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर दो, कंट्री बना दो, अब कांग्रेस सपोर्ट करेगी क्या इनको? कभी भी कांग्रेस सपोर्ट करेगी क्या? बताओ, इस डिमांड को मानेगा क्या कोई भी? बताओ, आप लोगों में से कोई भी बताओ, इस चीज का आंसर दो। बिल्कुल नहीं। और ये साल 2002 चल रहा है। सेंट्रल लेवल पर किसकी सरकार थी उस टाइम पर? एनडीए। और उसके बाद अल्टीमेटली जो 10 साल तक सरकार रही, यूपीए कोलिजन। राज्य के लेवल पर अगर बात करें सिर्फ विधानसभा की, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो अभी तक पार्टी सपोर्ट कर रही थी वो थी कांग्रेस। लेकिन इस बारी एक दूसरी पार्टी को अब कांग्रेस सपोर्ट करने लग गई थी, जो की थी पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। बस एक लास्ट फेज जान लो, 2002 और उसके बाद क्या हुआ। एज पर द कोलिजन एग्रीमेंट, मुफ्ती मोहम्मद, ये मुफ्ती मोहम्मद उन्हीं के फादर हैं जो कि अभी कुछ टाइम पहले चीफ मिनिस्टर थी जम्मू एंड कश्मीर की, जिनका क्या नाम था जल्दी बताओ? इनकी बेटी कौन? महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सैयद। ठीक है, मुफ्ती मोहम्मद जी ही हेडेड द गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट 3 years। कोलिजन गवर्नमेंट चल रही थी और वहां पर इनके बीच में आपसी समझौता होगा, अलग अलग पार्टीज के बीच में, लीडर्स के बीच में। he headed the government for the first 3 years and succeeded by गुलाम नबी आजाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर थे। क्योंकि पीडीपी और कांग्रेस अभी आपने देखा इनकी समझौते से पार्टी चल रही थी।
और ये अपनी टर्म कंप्लीट नहीं कर सके। क्यों? फिर से यहां पर प्रेसिडेंट रूल इंपोज हो गया था साल 2008 में जुलाई के महीने में। अगले चुनाव जो यहां पर हुए विधानसभा के, वो हुए नवंबर टू दिसंबर 2008, कुछ महीनों बाद फिर से कोलिशन गवर्नमेंट आती है। इस बारी देख रहे हो शाइनी, मैंने बोला ना थूक चाटने वाली हरकतें हैं यहां पर फिर से। अभी अलग हो गए थे ना इससे पहले वाले टेन्योर में। आईएनसी किसको सपोर्ट कर रही थी? किसको सपोर्ट कर रही थी? पीडीपी को। और अब कशिश शेख अब्दुल्ला का बेटा फारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला 2009 में he came to power and became the chief minister। यहां पर एक आप एक कह सकते हो कि पार्टी कह सकते हो उसको, ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, कुछ डिस्टर्बेंसेस इसने क्रिएट करी थी अगेन कश्मीर के मुद्दे को लेकर, कश्मीर की आजादी को लेकर। उसका नाम था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। 2014 में फिर से चुनाव हुए स्टेट में, और सबसे ज्यादा वोटर का टर्नआउट आया लास्ट 25 साल में। यहां पर 2014 वाले चुनाव के अंदर फिर से कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, लेड बाय मुफ्ती मोहम्मद सैयद ऑफ पीडीपी। इट केम इनटू पावर और बीजेपी ने इसको सपोर्ट करा था। मुफ्ती मोहम्मद सैयद, जब मुफ्ती मोहम्मद सैयद मर जाते हैं, इनकी बेटी महबूबा मुफ्ती ये पहली विमेन चीफ मिनिस्टर बनती हैं जम्मू एंड कश्मीर की इन अप्रैल 2016। ये क्वेश्चन आपको स्टेट पीएससी में आ सकता है। जब महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सैयद मुख्यमंत्री थी तो उनके कार्यकाल के टाइम पर बड़े सारे एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, एक्सटर्नल टेंशंस फ्रॉम पाकिस्तान, इंटरनल टेंशंस इन टर्म्स ऑफ कश्मीर के स्टेटस को लेकर ये विटनेस करेगी। प्रेसिडेंट रूल इंपोज करा गया अगेन कश्मीर के अंदर जून 2018 के अंदर, जब बीजेपी ने सपोर्ट खींच लिया मुफ्ती गवर्नमेंट से। 5 अगस्त 2019 को लेटेस्ट करंट अफेयर यहां पर देखो लिखा हुआ है, आर्टिकल 370 अबॉलिश कर दिया गया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत, और पूरे के पूरे राज्य को केंद्र शासित प्रदेश के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। दो यूटीज बनाई गई, एक जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लद्दाख। एरिया किसका ज्यादा बड़ा है? लद्दाख का। जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी और लद्दाख दूसरा यूनियन टेरिटरी। दे आर द लिविंग एग्जांपल्स ऑफ प्लूरल सोसाइटी इन इंडिया। यहां पर डाइवर्सिटी हर एक प्रकार की आपको देखने को मिलेंगी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, एथनिक डाइवर्सिटी एंड ट्राइबल डाइवर्सिटी। और ये सब चीजें कश्मीर का मुद्दा फाइनली सेटल हो गया जो लेटेस्ट एक्ट 2019 में आया। जब अभी तक जो बुक्स बोलती थी, अगर आप इसके पुराने एडिशन देखोगे कि आर्टिकल 370 कभी उसका क्या होगा, फ्यूचर देखना अभी बाकी है, लेकिन अब वो बाकी नहीं है। अब ये 370 हट गया इसका स्पेशल स्टेटस। लेकिन अभी भी बस एक चीज है कि ये हटने के बाद भी ना यहां पर जो डिस्टर्बेंसेस है ना कुल मिलाकर वो कंट्रोल नहीं हो सकी हैं। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।